हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। गाइस, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस से आज की जो क्लास है बहुत प्यारी है, इसको दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना, ठीक है मेरे भाई। अभी अपन करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल। जो भी सवाल एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे के सारे सवाल अपन यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। सारे के जितने भी सवाल पूछे गए उनमें से इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर आप ये सेशन भी करते हो तो जीडी में आप फुल 25 बाई 25 क्वेश्चन करके आओगे। पूरे 25 बाई 25 क्वेश्चन पूरे करके आओगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक कंसेप्ट एक एक चैप्टर का पूरा सब कुछ समझा दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसलिए डेली ये क्लास लिया करो, ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। एसएससी जीडी क्या ये क्लास सभी के लिए, चाहे वो सीएचएसएल हो चाहे वो सीजीएल हो, सबके लिए, क्योंकि सवालों का लेवल ठीक ठाक सा है। अगर प्री का एग्ज़ाम दोगे आप प्री वाला एग्ज़ाम, तो उसमें भी ये चीज़ें काम आएगी, ठीक है मेरे भाई। चाहे सीपीओ का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का हो, रेलवे का हो, सब में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अलग से क्वेश्चन बन के कहीं से नहीं आएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला सवाल आपकी छाती पर ये रहा। पहला सवाल बताओ। 9 का रूल पूछ रहा है, 9 से विभाज्य है, तो 9 का रूल अपने को बताना है। पी का मान क्या होगा? नंबर अपने को क्या दिया हुआ है? 574P8, ये दिया हुआ है 574P8। और अपने को पी की वैल्यू बतानी है। पी का मान क्या हो सकता है? तो 9 का रूल मैंने क्या बताया था? 9 का रूल मैंने क्या बताया था कि अंकों का टोटल सम, अंकों का सम 9 से कटना चाहिए। अंकों का सम 9 से कटना चाहिए, यही मैंने बताया था। 3 का रूल भी यही और 9 का रूल भी यही, ये बताया था ना। तो अब देखो, आप ऐड करके देखो। 5 और 4 9, कट गया पूरा 9 से। 7 और 8 15, 15 प्लस में पी। अब आप खुद बताओ कि पी की अपन वैल्यू क्या रखें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। आपको पता है 9 का मल्टीपल क्या होता है? 18 होता है। 18 बनाने के लिए इसमें पी की जगह मैं 3 रख दूँ। अगर मैं पी की जगह 3 रख दूंगा तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 18। और 18 9 से डिविजिबल है। 18 9 से डिविजिबल है, तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 का रूल बहुत आसान है, सेम टू सेम है 3 का रूल। ये सब कुछ रूल मैंने लास्ट क्लासेज में बताए थे भाई। अंकों का सम है वो 3 से कटना चाहिए, ठीक है। सेम टू सेम रूल है 9 का और 3 का, दोनों का, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट सवाल में अपने को बोल रहे हैं 720 रुपये में एक कपड़ा खरीदा गया और 12.5% लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 12.5% का मतलब क्या हो गया? 12.5% का मतलब 1/8, यानी 8 की चीज़ को 9 पे देना है। ये CP है और ये SP है, ठीक है। 8 की चीज़ को 9 पर देना है। 8 की वैल्यू क्या दी हुई है? 8 की वैल्यू आप बोलोगे 720 दी हुई है। 720 में खरीदा है, कितना गुना है? आप बोलोगे 90 गुना है। 1 की वैल्यू 90, तो 9 की वैल्यू, 9 का 90 गुना कितना होगा? आप बोलोगे 810। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा 810। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहला तरीका ये। और क्या तरीका हो सकता है? आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 720, अब 1/8 के लाभ पर भेजना है, तो 1/8 कितना होगा इसका? आप देखोगे कि ये होगा 90। तो 720 में 90 ऐड कर दो तो भी आंसर कितना आ जाएगा? तो भी आंसर आ जाएगा 810, ठीक है। तो तरीके बहुत है, आप जैसा आपका मन है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल में बोला है अपने को कि 36 घंटे और 30 दिन का रेशियो क्या होगा? ये 36 घंटे और अब आप खुद बताओ कि 30 दिन। अब 30 दिन को भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा। ये 30 लिख दिया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो ये अब ये पूरा हावर में चेंज हो गया। इधर भी 36 घंटे था, इधर भी ये 30 गुणा में 24 घंटे हो गया, ठीक है। अगर आपको रेशियो निकालना है तो सेम सेम होना चाहिए। अगर घंटे में है तो घंटे में कर लो, अगर दिनों में होता तो दिनों में कर लेते, जैसा आपका मन है वो, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब काट के देखो, तो अगर आप काटते हो किससे? 12 से काट के देखो, तो 12 तिया 36, ठीक है। और इधर 30 गुणा में 2 रह गया। 24 को काट लिया मैंने 12 से। अब आप काटो 3 से, तो 1
रेशियो में इसको काटोगे 30 से तो 10 गुणा में 2 20 रह गया। तो रेशियो कितना आ गया 1:20। आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:20 इज द करेक्ट आंसर। पहले आपको सेम बनाना है। जैसे अपन ने यहाँ पे घंटे में दिया हुआ था तो मैंने इस 30 दिन को भी घंटे में चेंज कर लिया। बिना सेम किए हुए आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, तो हमेशा आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 900 रुपये को ABC में 5-6-4 के रेशियो में बांटा जाता है, तो B और C के बीच के हिस्से का अंतर कितना होगा, ये अपने को निकालना है। रेशियो क्या क्या दिया हुआ है 5:6:4। टोटल रेशियो कितना हो गया, आप बोलोगे 6 और 4 10 और 5 15। 15 की वैल्यू कितनी आ गई 900 ये टोटल पैसा, तो 15 की वैल्यू 900। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 छक्की 90, 60 आ गई एक की वैल्यू। क्या बोला है अपने को बी और सी के बीच का अंतर, तो बी और सी के बीच का अंतर कितने का है 2 का। एक की वैल्यू 60 तो 2 की वैल्यू 120। आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा 120, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जल्दी जल्दी सवालों को करने का कोशिश किया करो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। अब ये वाले सवाल को थोड़ा सा समझ लेना बस हल्का सा। एक आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर है। ये एक अपने पास आयताकार उद्यान है, इसका क्या है कि क्षेत्रफल है 432। मतलब क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई इसकी दी हुई है 432। ठीक है, अब क्या बोला है यदि इस आयताकार उद्यान की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 अधिक है, इसकी चौड़ाई अगर x है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी x + 6, यही हो जाएगी। अब अपने को निकालना है कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, और उसके बाद में अपने को निकालना है कि परिमाप क्या होगा इसका। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। क्या निकालना है अपने को लास्ट में 2 × L + B। ठीक है, अब सबसे पहले L और B की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। तो पहला तरीका तो क्या है, लेंथ की वैल्यू रखो x + 6 इंटू में ब्रेथ की वैल्यू x और बराबर 432 के बराबर होना चाहिए ये। अब आप क्या करोगे, पहला तरीका तो वही है क्वाड्रेटिक बनाओ, x² + 6x बराबर 632 और फिर सोल्व करो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप सोच सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है तो होगा तो सोच लोगे, और नहीं होगा तो फिर भटकते रहोगे। ठीक है, x की वैल्यू ऐसी रखनी है अपने को कि गुणा करने पर 432 आ जाए। अब आप देखो आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हो। मैं 15 के ऊपर वैल्यू रखूंगा। ठीक है, क्योंकि 15 गुणा में 21 करूंगा तो वैल्यू मेरी उससे बहुत कम आएगी, तो मैं 15 के ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। 16 रखूंगा तो 16 गुणा में 22, x की वैल्यू अगर मैं 16 रखता हूँ तो ये 22 आ जाएगा। 16 और 6 22, 22 गुणा में 16, 6 दूनी 12। मेरे को यूनिट डिजिट तो 2 मिल रहा है, लेकिन क्या रियल में आता है क्या, 16 दूनी 32, हासिल लग गया 3, 32 और 3 35, ये नहीं आ रहा तो इसको हटा दो, 16 हो गया कैंसिल। हल्का सा सोचना पड़ेगा, 10 सेकंड का टाइम लगेगा। 17 लूँगा तो 17 और 6 23, 23 गुणा में 17, 7 × 21, यूनिट डिजिट नहीं आ रहा। ठीक है, अब 18 गुणा में 24 कर लेते हैं, तो 24 गुणा में 18 कर लूँ। x की वैल्यू अगर मैं 18 रखता हूँ तो 18 गुणा में 24, 8 चौक 32 यूनिट डिजिट मिल रहा है मेरे को, तो गुणा करके देख लेता हूँ। 18 चौक 72, हासिल लग गया 7, 18 दूनी 36 और 7 43, यानी ये मेरा सेटिस्फाई कर गया दोस्त। 432 आ गया 24 गुणा 18 करने से। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। ठीक है, यानी ये वाली साइड कितनी हो गई 18 और ये वाली साइड कितनी हो गई 24। अब अपने को क्या निकालना था परिमाप। परिमाप क्या होता है 2 × लेंथ प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो वैल्यू रख दो 2। लंबाई की वैल्यू क्या है 24 और चौड़ाई की वैल्यू क्या है 18, तो कितना आ जाएगा आप खुद बताओ कितना आ जाएगा। यह आ जाएगा 24 और 18 42 और गुणा में 2 करूँगा तो 84, तो आंसर कितना आ जाएगा 84 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन 84 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे मेन जो खेला है ना वो यहाँ पे है x की वैल्यू निकालने में। तो या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, तो उसको सोल्व करना पड़ेगा, या फिर आप क्वाड्रेटिक नहीं बनाना चाहते तो आप क्वाड्रेटिक बनाओगे, उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा 24 गुणा 18। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी x² + 6x आएगा, अंतर 6 का और गुणा करने पे 432, तो यहाँ पे भी आपको यही चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है डायरेक्ट ही सोच लो। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल बढ़िया था ये वाला भी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आ सकता है ऐसा सवाल
दोबारा पेपर में। ठीक है मेरे भाई, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो, HCF का मैंने एक सिंपल सा फंडा बता रखा है। क्या बता रखा है? सबसे कम अंतर देखो। क्या देखोगे? सबसे कम अंतर देखोगे, या तो वही आंसर होगा या फिर उसी का कोई फैक्टर। सबसे कम अंतर, सबसे कम डिफरेंस, अंतर बोल दो, डिफरेंस बोल दो, ठीक है, वही HCF होता है। तो डिफरेंस देखो, 552 नंबर है और 759 नंबर है और 828 नंबर है। अब आप खुद बताओ, इसमें तो डिफरेंस ज़्यादा का है, तो इसका और इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 18 में से 9 गया तो 9 बच गया, इधर 11 में से 5 गया तो 6 बच गया, मतलब डिफरेंस आ रहा है 69। तो या तो 69 ही आंसर होगा या 69 का कोई फैक्टर आंसर होगा। अभी मैंने क्या बोला? सबसे कम डिफरेंस होगा, या तो वही आंसर होगा या फिर उसका कोई फैक्टर आंसर होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 69 का फैक्टर तो कोई भी नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, मतलब खुद 69 सही है। अब आप देखो ये किसके मध्य आएगा 69? आप बोलोगे 65 और 70 के मध्य आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 70 और 75 के मध्य आएगा? नहीं आएगा। 55 और 60 के मध्य आएगा? नहीं आएगा। 60 और 65 के मध्य आएगा? नहीं आएगा। 69 जो है वो 65 से लेके 70 के बीच में आएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। HCF क्या होगा आज के बाद ध्यान रखना, जो सबसे कम डिफरेंस दे रहा है, या तो वही या फिर उसी का कोई फैक्टर। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है? A और B की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 8:15। सवाल में क्या बोल रहा है? 4 वर्ष पश्चात उनका रेशियो 9:16 हो जाता है। 4 वर्ष पश्चात 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, तो 8, ये 4 वर्ष में 1 यूनिट, तो अगले 4 साल में कितना हो जाएगा? 1 यूनिट और बढ़ जाएगा, यानी 10:17 हो जाएगा। ये 4 साल और ये 8 साल हो गया ना। 4 साल में 1 रेशियो बढ़ा, तो 8 साल में कितना बढ़ गया? 2 रेशियो बढ़ गया। डायरेक्ट 8 से 10 हो गया और 15 से 17 हो गया। क्या बोला है? 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग कितना होगा? तो आप खुद बताओ, 10 और 17 कितना हो गया? 27 हो गया, और 27 गुणा में 4, 4 साल बाद बढ़ रहे, तो ये और ये गैप कितने का है? 4 साल का। तो 27 गुणा में 4 कितना हो गया? 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108। तो आंसर कितना आ जाएगा? 108। यदि इन दोनों की प्रेजेंट एज का टोटल सम है 8 वर्ष पश्चात का। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 108। ये तो है पहला तरीका जो सबसे आसान है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या होगा? जो अपन नॉर्मल करते वही। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति A से B तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो ये तो हो गया जानने वाले का। अब क्या बोल रहा है? वे अपनी चाल में 50% की वृद्धि करेगा। अगर 50% की वृद्धि करेगा तो 20 का 50% कितना होता है? 20 का आधा कितना होता है? 10। यानी 10 की वृद्धि करेगा तो चाल क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। मतलब जा रहा है 20 से, आ रहा है 30 से, तो दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी? अब मैंने क्या सिखाया था? फॉर्मूला को छोड़ो, LCM से करो। तो LCM ले लिया मैंने 60, तो कितना कितना आ गया? 3 और 2 आ गया। अब मैंने क्या बोला था? अगर 2 बार डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इस बीच वाले का 2 गुना कर दो, यानी 2 गुणा में 60 और डिवाइड बाई 5। काटो, ये 5 कहाँ से आया? दोनों को जोड़ के, 2 और 3 5। काट दो, यहाँ से कितनी बार कटेगा? 12 बार, और 12 गुणा में 2 कितना होता है? 24। तो आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा? 24। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चाहे 2 का हो, चाहे 3 बार डिस्टेंस कवर करे, चाहे 4 बार, चाहे 5 बार, फॉर्मूला होगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 का। लेकिन अगर 4 बार डिस्टेंस कवर करवा रहा है, फिर क्या करोगे आप? तो फिर आप ऐसे ही करोगे LCM लेके। LCM वाला मेथड द बेस्ट मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं? पिछले वर्ष की तुलना में 2012 में एक क्रिकेट स्टेडियम में औसत उपस्थिति 15% बढ़ गई। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। यानी अगर 20 थी तो अब कितनी हो गई? 23 हो गई। 2012 में 2160 लोग अधिक मैच देखने आए। कितने लोग अधिक देखने आए? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 2160, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 7 21, 3 दूनी 6, 720 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। अपने को क्या बोल रहा है? 2011 में कितने लोग आए थे? ये बढ़कर हुए 2012 में, और ये पहले कितने थे? 2011 में
20 और अभी 2012 में कितने हो गए 23। बढ़े कितने 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 2160 बढ़े, तो 1 यूनिट की वैल्यू 720। तो बोला था कि 2011 में कितने लोग आए थे, 20, तो 20 से गुणा कर दो, 72 दूनी 144 और 1 जीरो यहाँ का और 20 वाला 1 जीरो, तो कितना आंसर आ गया 14,400। क्या आंसर आ जाएगा 14,400। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, आसान से सवाल है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल आपको जीडी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। अब इसका कंसेप्ट भी मैंने कई बार बता रखा है। क्या करोगे, कंसेप्ट लिख लेना, ओनली क्वांटिटी सेम करेंगे, क्वांटिटी सेम करनी है बस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा वो अपने को पता लग जाना है, क्वांटिटी सेम करनी है। ठीक है, 11 पुस्तकें 100 रुपये में खरीदी, तो एक साइड लिख लो रुपया पैसा जितना लगा और एक साइड लिख लो क्वांटिटी। ठीक है, तो पैसा लग रहा है 100 और किताबें आ रही है 11, फिर बाद में पैसा लग रहा है 110 और किताबें कितनी आ रही है 10। अब आप खुद बताओ कि 11 किताबें आपने खरीदी, 10 किताबें आपने बेच दी, तो आपको कभी पता लगेगा कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको जब आपने 11 बुक खरीदी तो आपको 11 ही बुक बेचनी पड़ेगी, तब जाके आपको नेट प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगेगा। तो आप क्या करो, इन दोनों को सेम बना लो क्वांटिटी को। तो मैं कर देता हूँ ऊपर 10 की गुणा और नीचे 11 की गुणा। तो अब पैसा कितना हो जाएगा, 100 गुणा में 10 यानी 1000, 1000 हो गया। 1000 रुपये का सामान खरीदा और बेचा कितने में, 11 गुणा में 11 121 यानी 1210 में। 1000 की चीज़ को 1210 में बेच रहे हो, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो। 100 की चीज़ को 121 पे बेच रहे हो, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? आप बोलोगे 21% का प्रॉफिट हो गया। तो आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा 21%। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 21% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो भी प्रॉफिट 21% का प्रॉफिट। ठीक है मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा 21% का प्रॉफिट। एक चीज़ आपको करनी है बस, ये क्वांटिटी आपको सेम बनानी है और सेम बनाने के लिए जिसका आपने गुणा किया है उसकी गुणा आपको पैसों में करके सीपी और एसपी आपका निकल के आ जाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये सवाल भी मैंने आपको कई दफ़ा बता रखा है, कई दफ़ा। फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, कई बार बता रखा है यार, रटा रखा है। अगर कोई क्लास देखता है डेली तो उसको पता है। अगर जो मेरी क्लासें देख रहे हैं ना शुरू से, जब से मैंने फर्स्ट क्लास बनाना स्टार्ट किया था तब से अगर कोई मेरी क्लासेस देख रहे हैं ना, तो उसको पता है कि ऐसा कोई सवाल नहीं बचा है एसएससी का जो मैंने नहीं कराया हो। एडवांस से लेके अर्थमेटिक से लेके नंबर सिस्टम से लेके कोई सा ऐसा सवाल नहीं है जो मैंने नहीं कराया हो। ठीक है मेरे भाई, वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम और एचसीएफ दिया है 1920 और एचसीएफ दिया है 4, एक नंबर दिया है 60 और दूसरा नंबर अपने को निकालना है सेकंड नंबर। ठीक है, ये सवाल सीजीएल में भी पूछा जा रहा है इस बार 2022 में, 3-4 शिफ्टों में टपक चुका है ये वाला सवाल, ध्यान रखना। ठीक है, काटा पेटी स्टार्ट करो, 4 से काटो 60 को 15 बार, 15 से काटो 1920 को, 15 एकम 15 बच गया 4, 15 दूनी 30, कितना बच गया इधर कितना बच गया था अपने पास, 15 एकम 15 4, 12, 15 8 120। तो आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर कितना आ गया 128। कितना आ गया मेरे भाई सेकंड नंबर 128। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 128। ठीक है, आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आपको याद होनी चाहिए ये सब कुछ चीज़ें, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं अपन। ठीक है, ये कोई चीज़ें बताने नहीं आएगा, ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब मैंने क्या बता रखा है आपको, चाहे ब्याज दर, चाहे रेट पूछे चाहे टाइम पूछे, एक चीज़ चेंज होगी बस। रेट पूछ रहा है तो SI गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में, रेट पूछ रहा है तो टाइम, और अगर टाइम पूछ रहा है तो रेट, SI गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में, टाइम पूछ रहा है तो रेट और रेट पूछ रहा है तो टाइम। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, रेट निकालनी है। तो रेट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, SI गुणा में 100। SI कितना मिल रहा है, 0.12 गुना हो रहा है धनराशि का, तो लिख दो 0.12 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1 है,
और गुणा में टाइम कितना दिया हुआ है 9 महीने। अब 9 महीने को मैं क्या लिखूँगा, चेंज कर लो इसको, 9/12। 12 कहाँ से आया, 12 मंथ होते इसलिए 3 से काटोगे तो 3/4। ठीक है, तो ये 3 और ये ऊपर चला जाएगा 4। ठीक है, पॉइंट हटा दो, 2 जीरो लगा दो। 100 से 100 पूरा कट गया, 3 से काटो 12 को 4 बार, और 4 गुणा में 4 कितना हो गया 16। तो रेट कितनी आ गई मेरे दोस्त, 16%। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 16%। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16%, ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल है, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए मेरे भाई। अगर आपको कुछ याद नहीं है और आप चाहते हो मेरे को कुछ याद नहीं रखना तो भूल जाओ कोई सा भी एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। 12 और 48 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। 12 और 48 के बीच में 12 नहीं लेना, 48 नहीं लेना, क्योंकि ये दोनों के दोनों तो सम में मेरे भाई। इनके बीच वाले नंबर लेने। 12 के बाद में कौन सा विषम आएगा, 13। 13 से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट विषम कौन सा आएगा, 48 के पहले 47। इनका तरीका मैंने क्या बताया था, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वही उसका एवरेज हो जाएगा। तो 47 और 13 कितना हो जाएगा, आप देखोगे कि ये हो जाएगा सर 60, और 60/2 कितना हो जाएगा 30। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 30। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, 30 इज द करेक्ट आंसर। आसान आसान से सवाल है, सारे के सारे सवाल जीडी के। ठीक है, अभी तो और बढ़िया बढ़िया सवाल आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा सा, अभी और ज़्यादा अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। 3 संख्याओं ए बी सी का अनुपात दिया है 2, 3, 5, और इन संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहली संख्या मान लो 2x, 3x और ये 5x। इनके वर्ग, इनका वर्ग कितना हो जाएगा स्क्वायर, 2 का हो जाएगा, आप बोलोगे 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। 25 और 9 कितना हो गया 34, 34 और 4 कितना हो गया 38। 38x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, आप बोलोगे 3800 के बराबर है। इनका टोटल सम 3800। तो x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आप बोलोगे 100 के बराबर आ गई। तो मैं बोलूँगा x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10 के बराबर आ गई। ये आ गई वैल्यू, x की वैल्यू 10 के बराबर। क्या बोला है, c की मान कितना होगा, c की वैल्यू कितनी होगी 5x है। c का रेशियो कितना है 5 है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 5 गुणा में 10, यानी कितना हो जाएगा 50। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, 50 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, एक वस्तु को 3750 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो 125% की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे भाई, आप बोलोगे 3750, ये दी हुई है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप खुद बताओ। 1% की वैल्यू 125 से काटोगे तो 3 बार, यानी 30 आ गई 1% की वैल्यू। यदि वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचा गया तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ कितना होगा। 1% की वैल्यू 30 है, यानी 30 की वैल्यू ही 1% है। आप ये भी बोल सकते हो 1% 30 या 30% बराबर 1, दोनों बात सेम है। जब 30 की वैल्यू 1% के बराबर है, तो आप बताओ 300 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10% के बराबर हो जाएगी। होएगी नहीं होएगी, ये इसका 10 गुना है, तो ये भी परसेंट भी इसका 10 गुना हो गया, हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। अब आप ये बताओ, यहाँ पे अपने को 25% का लाभ मिल रहा था, और 300 अगर रुपये अधिक में बेचते तो अपने को 10% का लाभ मिलता, यानी 25% प्लस 10% कितना हो गया, 25 प्लस 10 कितना हो गया 35 हो गया। यानी आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना 35%। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे आसान मेथड यही है इस सवाल को करने का। यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा था, तो 1% की वैल्यू 30 निकल के आ गई, यानी 30 रुपया 1% के बराबर है। तो 300 रुपया 10% के बराबर हो गया। लाभ पहले कितना का मिल रहा था, 25% का, अब लाभ 10% ज़्यादा का मिल रहा है, मतलब टोटल लाभ कितने का हो गया, 25 और 10 35। तो आंसर कितना आ गया 35। ठीक है, आ गया समझ। चलते नेक्स्ट सवाल पे। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो लास्ट में कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट में आपको समझा दूंगा। ठीक है, ए और बी 2 आदमी हैं। क्या बोल रहा है, एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। 60% का मतलब
3/5। ए अगर 5 है तो बी कितना है, आप बोलोगे 8 है। 3 ज़्यादा है तो मतलब 8 है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, आप बोलोगे ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो 5 इफिशिएंसी 12 दिनों में करेगा तो टोटल वर्क कितना हो गया, आप बोलोगे 60 हो गया। तो बोला है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो 60 काम करना है। बी की इफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे 8 है, तो टाइम कितना लगाएगा, आप बोलोगे 7.5 दिन लगाएगा। आंसर कितना हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया 7.5 दिन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल है ना, कोई झंझट नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल है ही लंबा, बाकी है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। एक मशीन है और एक अपने पास मेल है, ये मेल है, ये मशीन है, ठीक है। अब क्या बोला है कि एक मशीन एक निश्चित समयावधि में एक पुरुष की तुलना में 2 गुना कार्य करती है। मशीन 2 गुना कार्य करती है आदमी से, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लो, कैसे निकालोगे, 10 मशीनें और 5 पुरुष किसी काम को पूर्ण करने में 60 दिन का समय लगाते हैं। 10 मशीन की इफिशिएंसी 2, तो 10 गुणा में 2 20 प्लस 5 मेल, तो मेल की इफिशिएंसी 1, तो 5 गुणा में 1 5, और ये कितना दिन लगाते हैं, आप बोलोगे 60 दिन लगाते हैं। ये हो गया टोटल वर्क, यानी कितना हो गया, 25 गुणा में 60 हो गया, ये टोटल वर्क हो गया अपना। अब इस टोटल वर्क को किससे करवाना है अपने को, आप बोलोगे ये करवाना है 10 पुरुष और 5 मशीन से। तो पुरुष की इफिशिएंसी 1 के हिसाब से 1 गुणा में 10 कितना हो गया 10, प्लस 5 मशीनें, तो मशीन की इफिशिएंसी 2, तो 2 गुणा में 5 10, यानी 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 हो गया। तो मैं डायरेक्ट 20 से भाग दे रहा हूँ। ये 20 यहाँ पे कहाँ से आया, 10 मेल और 5 मशीन से, ठीक है। 20 से काटो 60 को 3 बार, और 25 गुणा में 3 कितना हो गया 75। तो आंसर मेरा भाई कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 75। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चीज़ समझने में बस जो जो बोला है मैंने वो किया है। सवाल को देख के घबराना नहीं है, ठीक है मेरे भाई। जीडी के सवाल है सारे के सारे, बस कोई ये सवाल की लेंथ आ जाती है तो ये नहीं होता है कि मतलब सवाल सोल्व नहीं होगा, जबकि जितना बड़ा सवाल होता है उतना ही जल्दी सवाल सोल्व होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब ये वाले सवाल तो देखो मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये वाले सवाल जब भी होंगे जब आपको फॉर्मूला पूरे याद होंगे तभी ये सवाल होंगे, वरना ये सवाल आपसे हिलेंगे भी नहीं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली गली की एक घनाभागार प्लेट को, अब घनाभागार प्लेट का क्षेत्रफल कितना होता है, L गुणा में B गुणा में H, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, एक घन बनाया, तो घन का कितना हो जाएगा A³। तो यहाँ से अपने को A की वैल्यू निकाल के और फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 6A², ठीक है। ये अपने को निकालना है, तो अपने को A की वैल्यू निकालनी है। A की वैल्यू निकाल लो। LBH अपने को दिया है 1 9 और 81, ये दिया है 1 9 और 81, तो 1 गुणा में 9 गुणा में 81 बराबर A³। ये कितना हो गया 729 बराबर A³। तो आप खुद बताओ ये किसका क्यूब बनेगा, ये 729, आप बोलोगे 9 का क्यूब बनेगा। तो 9 बराबर A, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। A की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अपने को क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6A², तो वैल्यू रख दो 6 गुणा में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो आंसर कितना आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है। अब सवालों को ध्यान से पढ़ना, सवाल लंबे बट बहुत आसान है, लल्लू सवाल है। कोई निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 5%, अगले 3 वर्ष के लिए 9% और 5 वर्ष बाद 13% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है, तो 10 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। टोटल 10 साल के लिए पैसा देना है। शुरू के 2 साल के लिए 5% के हिसाब से SI कितना हो जाएगा, टाइम गुणा में रेट यानी 2 गुणा में 5 कितना हो गया 10 हो गया, 10 हो गया प्लस। अब आप बताओ अगले 3 साल के लिए 9%, तो 9 गुणा में 3 27 हो गया, तो आप लिख दो 27 प्लस। अब यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो गए, 2 साल
और 3 साल, 5 साल पूरे कंप्लीट हो गए। अब बचे 5 साल और, क्योंकि अपने को टोटल 10 साल के लिए देना है। तो अगले 5 साल में 13%, तो 13 गुणा में 5 कितना हो गया? आप बोलोगे 65% हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 27 और 10 37, 37 और 65, 37 और 65। तो आप क्या करोगे? 6 और 3 9, यानी 90, 90 प्लस 12 102। 102% जो है वो साधारण ब्याज है। और ये अपने को सवाल में क्या बोला है कि 8160 है। तो 102% की वैल्यू 8160। अपने को क्या निकालना है? राशि, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप बोलोगे 8000 के बराबर आ जाएगी। तो आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8000 रुपया। बताओ कितनी लाइन का सवाल है? 2 लाइन का सवाल है ना। सवाल ही बड़ा है बस, ठीक है, बाकी सवाल में कुछ है नहीं। सवाल बड़ा है, सवाल में कुछ है नहीं। पहले 2 वर्ष के लिए 5%, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? रेट इंटू में टाइम, यानी 2 गुणा में 5, टोटल 10% मिल गया। अगले 3 साल के लिए 9%, यानी 9 गुणा में 3, 27% ब्याज मिल गया। और बाकी का जो बचा 5 साल, उसके लिए 13%, यानी 13 गुणा में 5, 65%। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 102%। 102% की वैल्यू 8160। तो 100% की वैल्यू 8000। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 750 और 6 वर्षों में 800 हो जाती है, तो धनराशि कितनी है? अब खुद बताओ कि 5 साल में हो रही है 750 और 6 साल में हो रही है 800। तो आप खुद बताओ मेरे भाई कि 1 साल में कितना ऐसा ही मिला होगा अपने को? आप बोलोगे 50 ऐसा ही मिला होगा। 1 साल में 50 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं, तो टोटल 5 साल में कितने रुपए ब्याज के मिले होंगे? आप बोलोगे 250 रुपये मिले होंगे। अब आप खुद बताओ कि 5 साल बाद राशि हो रही है 750, इसमें से 250 रुपये ब्याज है। अब 750 माइनस 250 कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा? 750 रुपये 5 वर्ष बाद राशि है, उसमें से 250 रुपये ब्याज के हैं, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? प्रिंसिपल रहा होगा 500। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? आंसर आ जाएगा अपना 500 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान आसान से सवाल है। पूरे सवाल मैंने पूरा जो चैप्टर पढ़ाया था SICI का सब कुछ करवा रखा है, सब कुछ। ऐसा कोई सवाल नहीं बचा जो मैंने नहीं कराया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, CGL मेंस तक का। इसके लिए फॉर्मूला लिख लेना है। एक फॉर्मूला क्या होता है ऐसे सवालों के लिए? एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर कितने समय में, वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। 2 तरीके बताऊंगा। पहला बताऊंगा फॉर्मूला बेस, दूसरा बताऊंगा डायरेक्ट ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? N1 - 1 अपॉन N2 - 1 और बराबर में टाइम T1 अपॉन में T2। ठीक है, ये N1 और N2 क्या है? N1 और N2 क्या है? कितना गुना हो रही है। जैसे ये 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो रही है, तो फॉर्मूले में रख दो 2 - 1 यानी 1 अपॉन, फिर दूसरा कितना गुना दिया हुआ है? आप बोलोगे 5 गुना। 5 गुना होने में टाइम बताना है, तो 5 - 1 कितना हो गया? 4 हो गया, बराबर T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 साल, तो यह लिख दिया 6। T2 की वैल्यू अपने को निकालनी है, कितना समय? तो T2 की वैल्यू लग दो T2। तो T2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? आप बोलोगे 6 गुणा में 4 24। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर डी। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा वो समझना आप, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2 जितने गुना हो रही है ना उससे 1 कम कर दो, यानी 2 गुना हो रही है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 6 के बराबर। 2 गुना है तो 1 कम कर दो, 1 की वैल्यू, टाइम कितना है? टाइम को कम नहीं करना, कितना गुना हो रहा है उसको 1 कम कर देना है। तो 2 गुना हो रहा है तो 1 की वैल्यू 6, तो 5 गुना मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है, 1 कम करके निकालनी है। तो 1 की वैल्यू 6, तो 4 की वैल्यू 24। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 24। ये दूसरा वाला मेथड द बेस्ट है। अब वो पहला वाला मेथड किसके लिए? जिसको बस फॉर्मूला याद करना है उसके लिए। ठीक है, और दूसरा वाला मेथड जो समझ गया उसके लिए कि जितना गुना बोलेगा उससे 1 कम करके टाइम में कुछ चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल फॉर्मूला वाले फॉर्मूले से कर लेना, और बाकी जो दूसरा मेथड है वो उससे कर लेंगे। एक साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 19 वर्षों में 3 गुना। 3 गुना है तो 1 कम कर लेंगे, 2 की वैल्यू 19।
तो 21 गुना का मतलब एक कम कर लेंगे, 20 गुना की वैल्यू निकालनी है। तो ये इसका कितना गुना है, आप बोलोगे 10 गुना। तो ये इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 190। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 190 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। बाकी अगर जिसको फॉर्मूला से निकालना है तो फॉर्मूला निकालो। 3 गुना का मतलब 3 - 1 2 डिवाइड बाई 21 का मतलब n2 - 1 21 - 1 20 बराबर 19, और इसका टाइम अपने को निकालना है t2। ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, और 19 गुणा में 10 कितना हो गया, t2 की वैल्यू 190। तो जैसा आपका मन है दोनों तरीकों में से वैसे आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो। एक व्यक्ति ए ने 75,000 रुपये की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार ली। तो आप खुद बताओ SI कितना मिलेगा, 5% और 3 साल के लिए ली तो 15%, यही SI मिलेगा इसको यहाँ से। फिर क्या बोल रहा है, उसने इस धनराशि को एक दूसरे व्यक्ति को बी को, ये ए वाला है और ये बी वाला है, ए को इतना % ब्याज और इसी ने दूसरे को दे दी बी को, तो इसको कितना लाभ मिलेगा, 7% के हिसाब से 3 साल के लिए। तो इसको ऐसा ही कितना मिलेगा, 21% मिलेगा। बोला है उसका लाभ ज्ञात करो। अब आप खुद बताओ, 15% पे लिया, 21% पे दे दिया, कितने % का लाभ हुआ। आप बोलोगे सर कि 6% का लाभ हुआ है। तो आपको बस इस 6% की वैल्यू निकालनी है। तो 75,000 का 6% कितना हो जाएगा, आप बोलो, आप खुद बताओ। 75,000 का 6% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, जीरो को भूल जाओ, जीरो चिपकाना है लास्ट में। 75 गुणा में 2 कितना होता है, आप बोलोगे 150, और 150 का 3 गुना कितना होता है, 4500, यानी 450। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4500 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या तो 75 गुणा में 6 करो या 150 गुणा में 3 करो, बात एक ही है। आंसर कितना आ जाएगा, 4500। आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट सवाल में। एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर है 2500 रुपये। यदि रेट 10% हो तो उस राशि की गणना कीजिए। आप बताओ, 7 साल के लिए मैं 10% के हिसाब से दूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को ब्याज, 70। 7 साल के लिए मैं 10% के हिसाब से दूंगा तो मेरे को ऐसा ही कितना मिलेगा, 70% मिलेगा। और 12 वर्ष के लिए दूंगा 10% के हिसाब से तो 120% ऐसा ही मिलेगा। तो आप बताओ डिफरेंस कितने का है, 50% का है। 50% की वैल्यू क्या दी हुई है, आप बोलोगे 2500 दी हुई है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना है, इसका 2 गुना है, तो 2500 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 5000। तो आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5000। अब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान सा सवाल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो गैप कितने का है वर्षों में, 7 और 12 में गैप कितने का है, 5 का। तो 5 वर्षों के लिए 10% के हिसाब से ब्याज कितना मिलेगा, 50%। 50% की वैल्यू 2500। तो 100% निकालना है तो 100% की वैल्यू 5000। तो ये आपका सोचने का नज़रिया है, आप किस तरीके से सोचते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। अब इसमें क्या बोल रहा है सवाल में, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए। तो 10 गुणा में 3.5 कितना हो गया, 35%। ये हो गया 35%, ये हो जाएगा। और निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए। तो 9 गुणा में 4 36 प्लस 9 पंजे 45 यानी 4.5। तो यहाँ से कितना मिलेगा टोटल, 40.5। यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे 40.5 मिलेगा। अब ये मत बोलना 40.5 कहाँ से आया, ये आया मेरे भाई 9 गुणा में 4.5 से, 9 गुणा में 4.5 से। अब आप खुद बताओ यहाँ से कितना % ब्याज अपने को कम मिल रहा है, आप बोलोगे 40 और 35, 40.5 और 35% के बीच का गैप है 5.5। इस 5.5% की वैल्यू किसके बराबर है, आप बोलोगे 55 के बराबर। 55 कम मिल रहा है तो 55 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यह आ जाएगी मेरे भाई 10 के बराबर। अपने को क्या निकालना है, धनराशि निकालनी है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू 10 तो 100 की वैल्यू 2 जीरो और चिपका दो यानी 1000।
तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 1000। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखो, 480 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है। अगर ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दूं तो ब्याज राशि में कितने की वृद्धि होगी। सवाल को समझना, 480 रुपये अपने पास प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है, 480 रुपये, और 5 वर्ष बाद 600 रुपये हो जाती है अमाउंट। अमाउंट कितना हो गया, 600 रुपये। तो बाबू एक चीज़ आप सुनना कि जो ये 480 से 600 रुपये हो रहा है ना, तो 600 रुपये तो अमाउंट होगा ही होगा। अब अपने को बोला है कि उससे कितना ज़्यादा मिलेगा अगर मैं ब्याज की रेट 2% अधिक कर दूँ। तो 5 वर्षों के लिए अगर मैं 2% अधिक करूँगा, टोटल 10% अधिक हो जाएगा। तो 480 का 10% कितना होता है, आप बोलोगे 480 का 10% होता है सर 48 रुपये, यानी अपने को कितना रुपये ब्याज अधिक मिलेगा, 48 रुपये। और अगर आपको यही पूछ लेता है कि अमाउंट बढ़ के कितना हो जाएगा, तो आप कितना बोलते हैं, अमाउंट 600 तो मिल ही रहा है, अमाउंट 600 तो हो ही रहा है, और 48 ज़्यादा होगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 648। लेकिन इस सवाल में पूछा है कि ब्याज कितना ज़्यादा मिलेगा, तो ब्याज कितना ज़्यादा मिलेगा 48 रुपये। और अगर इसी सवाल में पूछ लेता कि अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाता 648 रुपये। ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल पे देखो, अब x दिखते घबराना नहीं है, x दिखते ही घबराना नहीं है। ठीक है, क्या बोला है सवाल में, x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4000 रुपये, प्रिंसिपल था 4000 रुपये, और राशि 3 वर्षों में 5008 हो गई। कितनी हो गई, 5008 हो गई x% रेट पे। अब क्या बोला है कि यदि x + 2.6% होती तो फिर कितनी राशि हो जाती। यदि रेट x% की जगह x + 2.6% होती तो फिर अमाउंट कितना हो जाता, ये अपने को बोला है। अब 5008 तो मिलता ही मिलता। अब आप ये देख लो कि अगर 3 वर्षों में 2% 6 ज़्यादा होती, यानी 3 वर्षों में 2.6% ज़्यादा होती, तो अपने को कितना ज़्यादा ब्याज मिलता, 7.8% ज़्यादा ब्याज मिलता। तो आप बस 4000 का 7.8% निकाल लो। ये 4000 इंटू में 7.8 डिवाइड बाई 100, और ये पॉइंट हटा के 1 जीरो भी हटा दो। ये 1000 से ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया। 78 गुणा में 4 कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, हाथ से लग गया 3, 7 चौक 28, 29, 30, 31, यानी 312 रुपये अपने को ज़्यादा मिलते हैं। कितना ज़्यादा मिलता, अगर रेट 2.6% अधिक होती तो अपने को कितना ज़्यादा ब्याज मिलता, अपने को ज़्यादा मिलता 312 रुपये का ब्याज। कितना ज़्यादा मिलता, 312 रुपये का ब्याज ज़्यादा मिलता। तो मतलब 5008 जो है वो तो राशि होती और 312 रुपये ज़्यादा होती। मतलब आंसर कितना आ जाता, 8 और 2 10, 2 3 और 5 यानी 5320 जो है फिर अपना वो आंसर आ जाता। परिपक्व राशि कितनी हो जाती, ऑप्शन नंबर डी 5320। जितना ज़्यादा दे रहा है उतना परसेंट और कितने साल के लिए दे रहा है, बस आपको वो निकालना है प्रिंसिपल का, और उसको ऐड कर देना है जो अमाउंट आएगा उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3% की वृद्धि होने पर साधारण ब्याज 240 रुपये की वृद्धि करता है। मतलब 3% बढ़ रहा है, तो सवाल के अनुसार 240 रुपये बढ़ रहा है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर। अपने को राशि बतानी है तो 2 जीरो चिपका दो, 100% की वैल्यू 8000 के बराबर। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 8000, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पे अपने को बोलता कि इतने सालों में, जैसे अपने को बोलता साधारण ब्याज की दर से 3% की वृद्धि से 2 साल में, तो फिर ऐसा ही कितना होता, 3 गुणा में 2 6%, तो फिर 6% की वैल्यू 240 होती, तो 100% की वैल्यू 4000 आ जाती। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, 26,000 रुपये की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5%, तो पहले भाग में मान लेता हूँ ए, इसका 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा टोटल। ठीक है, इसका ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल 15% हो जाएगा, क्योंकि 5% के हिसाब से 3 साल, तो
इसका 15% जो है पहले वाले का, वो दूसरे भाग पर 6% की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज के बराबर है। तो 6% गुणा में 4 यानी 24%, तो दूसरे के 24% के बराबर है। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया आप खुद बताओ। 3 से काटो तो 15 5 बार कट गया, और 24 8 बार कट गया, तो रेशियो कितना आ गया 8 और 5। टोटल कितना हो गया 13। 13 की वैल्यू किसके बराबर, टोटल अमाउंट 26,000। 13 की वैल्यू 26,000, तो 1 की वैल्यू 2,000। अब अपने को सवाल में क्या बोला है, अपने को बोला है पहले भाग की राशि कितनी है। तो पहले भाग की राशि कितनी है 8 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16,000। कितना आंसर हो जाएगा 16,000। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है 16,000, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आज के अपने सवाल थे। आई थिंक 30 सवाल थे, सारे के सारे सवाल मैंने बेहतरीन ढंग से और अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ समझा दिए। बताना मेरे को आज के सवाल में आपके कितने नंबर आए। ठीक है, कमेंट जरूर करना। 29 या 30 सवाल थे शायद, इसमें से आपके कितने नंबर आए। अगर कोई सवाल नहीं आया हो तो कमेंट कर देना कि ये वाला सवाल नहीं आया। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।